नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? हमारा द हिंदू वोकेबलरी 22 जनवरी 2026 का हमने वोकैब तैयार कर लिया है। अब देखते हैं आज क्या है पिटारे में, क्या हम आपके लिए वर्ड लेके आए हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? कुछ सुधार हो या आप कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं कि मैं इसमें और एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला वर्ड है डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक या समझ से निर्णय लेने की शक्ति। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जजेस जो होते हैं हमारे कोर्ट्स के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स जो भी होते हैं, उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं। डिस्क्रेशनरी पावर्स मतलब ऐसी पावर्स जिसकी वजह से आदमी अपने विवेक से सोच समझ के निर्णय ले सके कि क्या सही क्या गलत है। तो जजेस हैव डिस्क्रेशनरी पावर टू जज और एक्ट ऑन एनी केस। समझ गए दोस्तों? अगला हमारा वर्ड है वो है अनट्रेमल्ड। अनट्रेमल्ड का मतलब होता है बिना रोक टोक के या स्वतंत्र रूप से। दोस्तों, ये जो वर्ड है, ये अन और ये ट्रेमल्ड दो वर्ड्स हैं, इनको मिला के बना गया है। ट्रेमल्ड का मतलब होता है रोक टोक, और अनट्रेमल्ड मतलब इसमें अन लग गया तो ये हो गया बिना रोक टोक के स्वतंत्र। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, द मीडिया शुड वर्क अनट्रेमल्ड इन इट्स डोमेन। मतलब मीडिया को अपने क्षेत्र में अनट्रेमल्ड मतलब स्वतंत्र रूप से बिना रोक टोक के काम करना चाहिए। और बात ठीक भी है दोस्तों, अगर उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो उसकी वजह से मीडिया बायस्ड हो जाएगी या फिर निष्पक्ष नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर या भिन्नता। देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिपेंसी इन योर एक्शन एंड वर्ड्स। अगर हिंदी में कहूँ तो आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मॉरली भी मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आप अपने मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरह से 100% 100% जिम्मेदार होने चाहिए कि आप उसको पूरा कर सकें। केवल अगर आप बोलते ही रहेंगे तो आपकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आपने जो कहा और उसे करा तो आप एक समाज के प्रतिष्ठित और एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट पर्सन कहलाएंगे। तो दोस्तों, समझे आप, डिस्क्रिपेंसी का मतलब अंतर या भिन्नता। अगला जो वर्ड है वो है हमारा फरोर। फरोर का मतलब होता है भारी हंगामा या जनाक्रोश। मतलब जन बोले तो पीपल, आक्रोश मतलब एंगर। जैसे कि दोस्तों, हाल ही में हमने देखा था कि अरावली की डेफिनेशन के ऊपर काफ़ी जनाक्रोश था। द जजमेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ अरावली क्रिएटेड अ फरोर इन द कंट्री। समझे दोस्तों आप, किस तरह से जो जजमेंट आया था कि अरावली की हाइट इतनी होनी चाहिए, उससे नीचे की अरावली नहीं मानी जाएगी, तो उसने एक फरोर बना दिया था कि अरावली हमारी खतरे में है। तो जनाक्रोश उसकी वजह से बढ़ा था, हंगामा हुआ था। तो समझे दोस्तों आप लोग? आगे हमारा वर्ड है वो है सब्सटेंशिएट। मतलब प्रमाणित करना। मान लीजिए कोई एक्स बंदा है, उसने वाई बंदे के ऊपर एलिगेशंस लगाए, मतलब आरोप लगाए। उसने कहा इसने मेरे साथ चीटिंग कर ली या जो भी है फ्रॉड कर लिया। तो दोस्तों, कोर्ट में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब प्रमाणित करना पड़ेगा, प्रूफ्स, एविडेंस के साथ, विटनेसेस के साथ। अगर आप वो नहीं प्रूव कर पाते हैं तो आपके जो एलिगेशंस हैं वो सब्सटेंशिएट नहीं हो पाएंगे और आप केस हार जाएंगे। तो सब्सटेंशिएट का मतलब प्रमाणित करना, किसी चीज़ को सिद्ध करना कि जो आप कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है, ऐसा तर्क आप दे रहे हैं जिसकी वजह से वो चीज़ प्रमाणित हो रही है या सिद्ध हो रही है। दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है विशेष झुकाव। मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, मैनी पर्सन हैव दी पेंचेंट फॉर दी मिक्स मार्शल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स। तो दोस्तों, कई लोगों का विशेष झुकाव होता है मार्शल आर्ट्स को लेके, युद्ध कलाओं को लेके, या मिक्स मार्शल आर्ट जो आजकल बहुत चल रही है। तो कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में पता है और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। वैसे मैं कहूँगा आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कोई एक ना एक मार्शल आर्ट ज़रूर सीखनी चाहिए। वो आपके लिए, आपकी आने वाली जो प्रोजनी है, आपकी संतान है, आपकी जो जनरेशन है, देश के लिए वैल्यूएबल रहेगी। तो दोस्तों, पेंचेंट का मतलब विशेष झुकाव, आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा वर्ड है वो है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है अत्यधिक नियम प्रिय। इसी तरह से कई लोग होते हैं जो रूल्स रेगुलेशंस का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। वो कहीं भी रूल्स रेगुलेशन को नज़रअंदाज नहीं करते हैं और उसका पूरा पालन करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। आप समझ गए दोस्तों? तो पंक्टिलियस का मतलब अत्यधिक नियम प्रिय। ही वॉज वेरी पंक्टिलियस वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इन दी ऑफिस। मतलब वो बहुत नियम प्रिय था, बहुत ही अत्यधिक नियम प्रिय था
कि वह अपनी ऑफिस में ड्यूटीज़ जो अपना कर्तव्य था उन्हें पूरा करता था। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है वो है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है काल विरोधी। अब मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि कोई भी किसान आज की डेट में आपको हल और बैल लेके अपना खेत जोतता हुआ दिखे, आप थोड़ा सा उस पर हंसेंगे, थोड़े चटकारे भी लेंगे कि भाई बड़े बाबा आदम जमाने का इंसान है, ये कैसे पुराने ज़माने को अब यहाँ जी रहा है। तो दोस्तों ये एक तरह का एनाक्रोनिज्म हो गया, काल विरोधी हो गया। मतलब आज की डेट में सब लोग जब ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं तो वो आदमी हल और बैल से जुताई करे तो आप बोलेंगे बड़े बाबा आदम जमाने का है, ये तो बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के ज़माने में बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा है। तो आप उसको एनाक्रोनिज्म बोल देंगे। समझ गए दोस्तों। वैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों के लिए कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत छोटे छोटे लैंड, जो कि इंडिया में ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं, जिनके पास 2-4 बीघा 5 बीघा लैंड है, तो वो लोग ट्रैक्टर पे ना आधारित रह के अपना हल और बैल से अगर मान लीजिए जुताई करते हैं तो उससे एक गौवंश की भी रक्षा होगी, वो यूज़ में आएंगे, और दूसरी बात आपके खर्चे भी बचेंगे। वैसे मेरा ये सुझाव है, किसान भाई कुछ बोलना चाहें तो उसमें अपनी राय टिप्पणी दे सकते हैं, मुझे सुधार सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। अगला हमारा जो वर्ड है वो है आउटवे। आउटवे का मतलब होता है अधिक महत्व रखना। जैसे कि द ट्रुथ ऑलवेज आउटवे दी लाई, मतलब सत्य हमेशा झूठ से ज़्यादा महत्व रखता है। समझ गए दोस्तों। ये जो वर्ड है ये आउट और वे मतलब भार, वजन, और आउट मतलब ज़्यादा, मतलब किसी से ज़्यादा वजन रखना, महत्व रखना। वजन और महत्व एक ही चीज़ है दोस्तों, अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस आउटवे के, तो आप कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ को आउटवे कर रहे हैं, इसका मतलब अधिक महत्व रख रहे हैं। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रगति की प्रक्रिया। दोस्तों प्रोग्रेशन अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहूँ, जैसे मान लीजिए आप कभी बैंक में जाएंगे, बैंक में आप स्केल 1 ऑफिसर बनेंगे, स्केल 2 बनेंगे, स्केल 3 बनेंगे, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम देके आप अपने करियर को प्रोग्रेशन पे ले जा रहे हैं, मतलब प्रगति की प्रक्रिया है वो आपकी। समझे आप लोग। एजुकेशन ब्रिंग्स प्रोग्रेशन इन दी सोसाइटी, मतलब जो शिक्षा है वो आपकी सोसाइटी में प्रोग्रेशन लाती है, प्रगति की प्रक्रिया एक तरह से तेज कर देती है वहाँ पे। तो क्या आप समझे। प्रोग्रेस मतलब आपकी प्रगति, और उस प्रगति की क्रिया को बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो ये वर्ड प्रोग्रेस से बना है, इसीलिए ये प्रोग्रेशन है आगे, और प्रगति की प्रक्रिया है ये। तो दोस्तों आगे हमारा जो वर्ड है वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। अब दोस्तों कई लोग आपने देखे होंगे अभी भी लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, वो काफ़ी भेदभाव करते हैं, वो सोचते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, उन्हें चूल्हा चौका संभालना है। तो दोस्तों ये रूढ़िवादी सोच हुई। तो इसीलिए कंजर्वेटिव मतलब आप अगर ध्यान देंगे तो कंजर्वेटिव जो वर्ड है वो कंजर्व से बना है। कंजर्व माने बचाना, कंजर्व दी फॉरेस्ट, कंजर्व दी सॉइल। तो अगर आप कंजर्व से कंजर्वेटिव बनाएंगे तो अगर किसी पुरानी आपकी सोच है आप उसको कंजर्व करके रख रहे हैं, मतलब बचा के रख रहे हैं, तो आप रूढ़िवादी कहलाएंगे। क्या आप समझ गए। तो ये कंजर्वेटिव का मैंने आपको रूट वर्ड बता दिया, कंजर्व से ये बना है, और इसका मतलब होता है रूढ़िवादी, मतलब पुरानी सोच वाला, दकियानूसी सोच वाला। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इसे समझाऊं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन दी स्टॉक मार्केट, मतलब जो आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट देखते हैं उसके अंदर काफ़ी अस्थिरता होती है। वैसे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपने एसेट्स बढ़ाने हैं, मनी बढ़ाने हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा साधन शेयर मार्केट भी हो सकता है, लेकिन इसमें वित्तीय जोखिम भी है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं समझ गया वो जो लाइन आता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, वही आप समझ लीजिए, लेकिन सोच समझ के अगर आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको अच्छा रिटर्न भी देता है। तो दोस्तों आप समझ गए, वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता, मतलब जो बड़ा परिवर्तनशील है, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह का स्टॉक मार्केट होता है, या फिर शेयर मार्केट बोल सकते हैं किसी इंसान का, लेकिन मूड वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। ये वर्ड वोलेटाइल से बना है। वोलेटाइल किसी का मूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोलेटाइल मूड वाले आदमी को क्या कहते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी बेसिक समझ रखते होंगे, तो आपने पढ़ा होगा द बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इम्यूटेबल। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत सांचा है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि किसी इंसान के जो अधिकार हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए,
क्योंकि उनमें परिवर्तन आते ही कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अपना इंपॉर्टेंस खो देगा, अपना महत्व खो देगा। तो इसीलिए देयर आर सम इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट्स और द एलिमेंट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ गए दोस्तों कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अपरिवर्तनीय हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा बेसिक स्ट्रक्चर को लेके कौन सा एक जजमेंट था जो बहुत ही फेमस है, उसको मुझे कमेंट करके बताइए आप, मैं भूल चुका हूँ अभी इस डेट पे। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है नैतिक अखंडता या ईमानदारी। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोग सोचेंगे ईमानदारी का मतलब तो ऑनेस्टी भी होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंटीग्रिटी ऑनेस्टी काफ़ी हद तक ईमानदारी ही कहलाती है, लेकिन इसमें एक पतली लाइन जाती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है। वो पतली लाइन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसने कि होमवर्क नहीं किया, तो वो ऑनेस्टली एडमिट करेगा कि हाँ मैं इस बारे में ध्यान नहीं दे पाया या मैं भूल गया और मैंने इसीलिए होमवर्क नहीं किया। वो बहाने नहीं बनाता है, वो उसकी ऑनेस्टी हुई। वहीं अगर किसी स्टूडेंट को चांस मिलता है एग्जाम के टाइम पे चीट करने का, लेकिन वो चीट नहीं करता है और जबकि रिपोर्ट करता है इस तरह के कोई इंसिडेंट जिससे कि चीटिंग हो सकती है, तो वो उसकी इंटेग्रिटी हुई। मतलब ऑनेस्टी तब है जब आपसे कोई पूछ रहा है तो आप अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, लेकिन इंटेग्रिटी का मतलब है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब भी आप ईमानदार बने हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी अपने देश के लिए, अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए इंटेग्रिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको सुनने में किताबी लगेंगी, लेकिन यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक अगर सोसाइटी, एक सशक्त देश बनाना है। आप जापान का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ के लोगों की इंटेग्रिटी अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, इसीलिए वो देश आज की डेट में इतने भूकंप आने के बाद भी खड़ा हुआ है और इतना बड़ा अटैक जो उस पर न्यूक्लियर हुआ था उसके बाद भी आज की डेट में वो छोटा सा देश होके भी इतनी बड़ी सुपर पावर है वो। अगला जो हमारा वर्ड है वो है टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड का मतलब होता है नैतिक पतन। दोस्तों अगर टर्पिट्यूड का मैं एग्जांपल लूं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि टीजिंग गर्ल्स ऑन दी रोड इज़ अ मॉरल टर्पिट्यूड। मतलब आपने देखा होगा कई लोग लड़कियां छेड़ते हैं रोड पे, जो कि काफ़ी बहुत गलत है। मतलब उन्हें सोचना चाहिए इससे पहले, करने से पहले, कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं और वो बहुत बड़े दोषी हैं। अगर वो किसी लड़की को या किसी औरत को रोड पे चलते हुए अनसेफ महसूस करा रहे हैं तो सबसे बड़े दोषी वही हैं। उनके अंदर मॉरल टर्पिट्यूड की भावना है, मतलब उनका नैतिक चरित्र जो है वो गिर चुका है, इसीलिए टर्पिट्यूड का मतलब नैतिक पतन। अगला जो हमारा वर्ड है वो है विम। विम जो है उसका मतलब होता है मनमर्जी या सनक। द गवर्नमेंट शुड ड्राफ्ट द पॉलिसी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ विम बट ऑन द फैक्ट्स। अगर मान लीजिए कोई भी सरकार है, उसे कोई भी बिल बनाना है, उसका गठन करना है, तो उसे मनमर्जी या मनमौजी पने से नहीं बनाए बल्कि फैक्ट्स के ऊपर बनाए कि जिससे लोगों का भला हो। आप समझिए दोस्तों, कई सारे बिल ऐसे सरकार ले आती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि सरकार बहुत विम्सिकल हो रही है। विम्सिकल विम से ही बना है और इसके आगे SICAL अगर लगा देते हैं तो वो विम्सिकल हो जाता है। और विम्सिकल का मतलब होता है मनमौजी। जैसे मन मर्जी होती है विम, और विम्सिकल होता है मनमौजी, इंसान जो मनमर्जी करे। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है हीनस। हीनस का मतलब होता है जघन्य या अतिदुष्ट। आप लोगों ने एक इंसिडेंट सुना होगा बहुत पुराने टाइम में कि निठारी, जो कि नोएडा में एक जगह है, एक सेक्टर है, वहाँ पे एक आदमी के ऊपर आरोप लगाए गए कि उसने छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उबाल के खाया है। द क्राइम ऑफ ईटिंग फ्लैश ऑफ चिल्ड्रन वॉज अ हीनस क्राइम। मतलब जो कि क्राइम जो बच्चों के उस मांस खाने का उसने किया था वो बड़ा ही जघन्य अपराध था, अति दुष्टता भरा अपराध था। समझ गए दोस्तों। वैसे इसको याद करने के लिए जो हीनस है वो हीन, हिंदी का जो हीन भावना वाली बात होती है, जो हीन बिल्कुल गिरा हुआ काम कर दे, वही हीनस है, वही जघन्य और अति दुष्टता भरा अपराध है। समझ गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारा रेट्रीब्यूशन। दोस्तों रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रतिशोध या दंड। इस वर्ड को समझाने के लिए मैं हाल ही का एग्जांपल लूंगा। आप लोगों ने सुना होगा नोएडा में 27 साल के एक टैकी थे, मतलब एक IT कंपनी या किसी टेक्निकल डोमेन में वो काम करते थे, और वो कार समेत एक पिट में जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर देखा जाए तो ये एक्सीडेंट नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोल सकते हैं, क्योंकि वो पिट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, वहाँ साइन लगाने की जिम्मेदारी और उनको सही से निकाल के वापस लाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की थी। और जो जो इस चीज़ के लिए दोषी होंगे उनके साथ उनको रेट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, मतलब उनको प्रतिशोध के साथ में उन्हें दंड देना चाहिए। मतलब जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने ये अपराध किया है, जिसकी वजह से ये लापरवाही हुई और उनकी जान गंवानी पड़ी एक 27 साल के युवा को,
तो वो रेट्रीब्यूशन के हकदार हैं, उन्हें प्रतिशोध के तौर पे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर दंड नहीं मिलेगा तो आगे भी वो इस तरह की लापरवाही करेंगे और किसी बाप का बेटा या किसी घर का चिराग इसी तरह से बुझ जाएगा। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई गलती होती है तो उसके लिए सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके सीख मिले, आसपास भी इसका एक एग्जाम्पल सेट हो। दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। वी शुड हैव द मॉरल ऑब्लिगेशन टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर नेशनल प्रॉपर्टी। मतलब जैसे आप कभी ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में आप देखते होंगे कई लोग सीट्स ख़राब कर देते हैं, उन्हें फाड़ देते हैं, या फिर कभी उसके कांच को तोड़ देते हैं, या फिर टॉयलेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तरह से आप लोग ये मॉरल ऑब्लिगेशन से दूर जा रहे हैं। आपकी एक ड्यूटी होनी चाहिए, एक दायित्व होना चाहिए अपने देश की संपत्ति के प्रति, कि आप उसको बचाएं और उसके साथ इस तरह की तोड़फोड़ ना करें। दोस्तों, ये बड़ी विडंबना भरी और दुख भरी बात है कि लोग इस तरह से नेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो एक दूर की सोच नहीं रखते हैं, कि बड़ा विजन नहीं रखते हैं कि आखिरकार वो नेशनल प्रॉपर्टी जो आ रही है आप ही के दिए हुए टैक्स के पैसे से आ रही है। लोग कोर्ट्स में इस बात के लिए तो चले जाते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं देश के प्रति, उनके लिए हम कभी ध्यान नहीं देते, ना कभी कोर्ट जाते, और उसको हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला जो हमारा वर्ड है वो है कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है दोषिता। जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज अ कल्पेबल होमिसाइड। मतलब जलियांवाला बाग में जो हमारे शहीद हुए थे लोग पंजाब में, वो एक तरह की कल्पेबल होमिसाइड था। मतलब वो एक सदोष मानव हत्या थी। होमिसाइड का मतलब आप जानते होंगे, होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। साइड जो है इसमें इसका मतलब होता है किसी को मारना। होमी मतलब होमोसेपियंस जो हम लोग हैं, इंसान हैं, तो उसकी जो हत्या होती है वो होमिसाइड कहलाती है। तो कल्पेबल होमिसाइड आप सदोष मानव वध या मानव हत्या बोल सकते हैं, और कल्पेबिलिटी मतलब वो दोषिता। तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप एक वर्ड याद कर सकते हैं। एक वर्ड होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी या दोषी। अब कल्प्रिट से ही मिलता जुलता कल्पेबिलिटी है। कल्पेबिलिटी मतलब दोषिता। तो दोषी और अपराधी एक ही तरह के, आप यूँ समझ सकते हैं, एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं। तो आप कहीं भी देखेंगे कल्प्रिट और फिर कल्पेबिलिटी देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये एक नेगेटिव वर्ड है और इसका कल्प्रिट से कोई लेना देना है। तो कल्पेबिलिटी मतलब दोषिता। दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है वो है एग्जासर्बेट। मतलब और बिगाड़ना। We should avoid any provocative comment on the social media because it can exacerbate the communal tension in the country. हमें सोशल मीडिया पे इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए जो हमारे कम्युनल टेंशन को और ज़्यादा बिगाड़ दे। तो इसीलिए एग्जासर्बेट का मतलब और बिगाड़ना होता है। अगर मैं आपको और ढंग से समझाऊं तो एग्जासर्बेट मतलब बद से बदतर करना, मतलब किसी हालात को और ज़्यादा बिगाड़ना एग्जासर्बेट होता है। दोस्तों, अगला जो हमारा वर्ड है वो है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, लॉर्ड बुद्ध लेफ्ट हिज पैलेस फॉर द क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ। मतलब जो लॉर्ड बुद्धा थे या फिर जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपने राजमहल, अपना राजपाट सब छोड़ दिया, किसके लिए? सत्य की खोज के लिए। दोस्तों, वैसे मैं बता दूं, अंतिम सत्य आध्यात्मिक सत्य ही है। आप कितना भी मटेरियलिस्टिक हो जाएं, भौतिकवादी हो जाएं, लेकिन आपको कभी भी चैन नहीं मिलेगा, चाहे आप पूरी दुनिया ही क्यों ना खरीद लें, लेकिन अंतिम सत्य आपका आध्यात्मिक सत्य ही है। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने सच की खोज की थी, मैं भी चाहता हूं कि आप कभी ना कभी ज़िंदगी की फेज़ में कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें, कुछ ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें, विपासना केंद्र जाएं, जिससे कि आपको सत्य की खोज हो, द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। समझ गए दोस्तों? हमारा आखिरी वर्ड है एग्रीजियस, जिसका मतलब होता है घोर या निंदनीय। द अटैक ऑन द टूरिस्ट इन पहलगाम वॉज एन एग्रीजियस एक्ट। मतलब जो हमारे पहलगाम में टूरिस्ट गए थे, यात्री सैलानी गए थे, उनके ऊपर जो हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा, जो कि पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया था, वो बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही घोर अपराध था। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आपको अगर कोई डाउट हो, आपको कुछ और पूछना हो, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियोस आपके हेल्प के लिए बनाऊं, तो उस तरह के आप सजेशन मुझे दे सकते हैं। आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इन वर्ड्स को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, और मिलते हैं आपको एक नए दिन में नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।